नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के हिंदी प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2019 में डीएलएड 2017 बैच के समय पूछा गया था उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि विगत 5 वर्षों में पूछे गए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा प्रश्न पूछा गया था प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें प्रति उपसर्ग होता है, प्रति धन एक मिलकर के प्रत्येक बनता है, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया था शुद्ध वर्तनी का चयन करें, इसका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ज्येष्ठ। अगला प्रश्न पूछा गया था संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 री जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं होता है। इसके अलावा जो क्ष, त्र और ज्ञ हैं ये सभी संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, प्रश्न में नहीं पूछा गया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। दोस्तों अब बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। छठा प्रश्न पूछा गया था पुष्प तथा बिजली शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए। पुष्प का पर्यायवाची आप लिख सकते हैं, पहला फूल और दूसरा सुमन। अगर बात करें बिजली के दो पर्यायवाची की तो आप इसके संदर्भ में विद्युत और वज्र लिख सकते हैं। सातवां प्रश्न पूछा गया था जीवन निर्वाह तथा वीणा वादनी में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। पहले बात करेंगे जीवन निर्वाह का, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा जीवन का निर्वाह। यहाँ पर बीच में जो कारक चिन्ह आएगा वो का आएगा। ठीक है, यहाँ पर इस कारक चिन्ह का लोप हो जा रहा है और इसी वजह से यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, जीवन निर्वाह में तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि यहाँ पर जब समास विग्रह करेंगे तो जीवन का निर्वाह आएगा और का कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पर तत्पुरुष समास उत्तर होगा, जीवन निर्वाह में तत्पुरुष समास। बात करें अगर वीणा वादनी की, तो इसमें प्रथम पद है वीणा और दूसरा है वादनी। इसका समास विग्रह करने पर इसका अर्थ निकलेगा वीणा का वादन करने वाली, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे ना तो प्रथम पद प्रधान है ना तो दूसरा पद प्रधान है, किसी तीसरे की बात निकल करके आ रही है, यानी सरस्वती जी की बात निकल करके आ रही है। तो माँ सरस्वती के संदर्भ में वीणावादनी यूज किया जाता है, इस वजह से यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, वीणावादनी में बहुब्रीहि समास उत्तर होगा। आठवां प्रश्न पूछा गया था आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आग बबूला होने का अर्थ होता है गुस्सा हो जाना, अत्यधिक गुस्सा हो जाना। ठीक है, और इसका वाक्य प्रयोग करना है तो आप लिख सकते हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा नकल किए जाने पर शिक्षक आग बबूला हो गए। इस प्रकार से आप इसका कुछ प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 की, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। अनुप्रास अलंकार के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति की जाती है, यहाँ पर आप शब्द देखेंगे अनुप्रास, तो यहाँ पर अनु आया हुआ है, अनु का मतलब ही होता है पुनरावृत्ति। ठीक है, तो जब किसी वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार की जाती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पर देखिए चारू, चंद और चंचल तीनों में जो पहला वर्ण है च, उसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार से आप अगला उदाहरण भी लिख सकते थे रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर आप देखेंगे तो सभी शब्दों में रघुपति में र, राघव में भी र, राजा में भी र और राम में भी र, पहले वर्ण का सभी जगह पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार र वर्ण आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। प्रश्न में आपसे सिर्फ एक ही उदाहरण पूछा था, तो कोई भी उदाहरण आप लिख सकते हैं। 10वां प्रश्न पूछा गया था उप तथा प्रति उपसर्ग लगा करके दो शब्द लिखिए। बात करें पहले उपसर्ग उप की, तो इसका आप लोग लिख सकते हैं पहला शब्द बनेगा उपकरण और दूसरा शब्द आप लोग लिख सकते हैं उपकार। ठीक है, 2 ही शब्द लिखना था। और अगर बात करें दूसरे उपसर्ग प्रति की, तो पहला आप लोग लिख सकते हैं प्रत्येक, प्रतिधन एक मिलकर के प्रत्येक बनेगा और दूसरा आप लोग लिख सकते हैं प्रतिनिधि, प्रतिकार, ये सभी प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द होंगे। अति लघु का अंतिम प्रश्न पूछा गया था प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है, उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। दोस्तों अब बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 12वां प्रश्न पूछा गया था भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं, किन्हीं 2 कौशलों के उद्देश्य लिखिए। तो भाषा शिक्षण के प्रमुख 4 कौशल होते हैं, पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। इनमें से 2 कौशलों के उद्देश्य के बारे में पूछा गया था। तो सुनना जिसे श्रवण कौशल कहते हैं, इसके उद्देश्य के बारे में आप लिख सकते हैं पहला दूसरों की बात को ध्यानपूर्वक सुनने की आदत डालना, दूसरा आप लोग लिख सकते हैं वक्ता के मनोभावों यानी उसका बोलने का क्या अर्थ है उसको समझने में निपुण
होना इसका प्रमुख उद्देश्य हो सकता है। इसके अलावा ध्वनियों का विभेदीकरण करने की क्षमता विकसित करना भी श्रवण कौशल का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा कौशल लेखन के उद्देश्य के बारे में आप लिख सकते हैं कि पहला, वर्णों को ठीक ठीक लिखना सीख जाना, और दूसरा लिख सकते हैं सुंदर लेख का अभ्यास करना, तीसरा लिख सकते हैं शुद्ध अक्षर विन्यास का ज्ञान कराना, और चौथा लिख सकते हैं वाक्य रचना के नियमों से परिचित होना। इसके अलावा लिखित रूप से अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करना भी लेखन कौशल का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में आप लिख सकते हैं कि जिस वाक्य से यह स्पष्ट हो कि उस वाक्य का कर्ता स्वयं क्रिया ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से क्रिया करवाता है, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया प्रयोग में होता है। जैसे कि आप उदाहरण लिख सकते हैं, राम उससे वृक्ष कटवाता है। अब देखिए, वृक्ष कटवाने का काम राम नहीं कर रहा है, वो किसी दूसरे से करवा रहा है, तो यहाँ पर जो कटवाना है वह प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। 14वां प्रश्न पूछा गया था, किसी एक त्यौहार पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहने का मतलब कि आप अपने शब्दों में 4 से 5 वाक्य आपको लिखना है। किसी भी त्यौहार पर आप लिख सकते हैं, दीपावली, होली। जैसे कि मान लीजिए अगर आप होली पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं पहला लाइन कि होली रंगों का त्यौहार है, इसमें सभी लोग आपस में मिल करके सौहार्दपूर्ण इस त्यौहार को मनाते हैं। शाम के वक्त सभी एक दूसरे के घर जाकर के आपस में मेल जोल बढ़ाते हैं, और इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे वाक्य करके आप लिख सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 15 की, भाषा शिक्षण में मौन वाचन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। मौन वाचन के महत्व को समझाने के लिए आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि मौन वाचन से समय की बचत होती है। श्रीमती ग्रे रीस ने एक परीक्षण से स्पष्ट किया कि 6 वर्ष का जो बालक होता है वह 1 मिनट में सस्वर वाचन यानी बोल बोल करके वह 170 शब्द बोल सकता है। वहीं मौन वाचन के माध्यम से वह 210 शब्द बोल सकता है 1 मिनट में। तो यहाँ पर देखिए समय की बचत हो रही है। ठीक है, दूसरा आप लोग इसका महत्व लिख सकते हैं कि मौन वाचन द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के वाचन में बाधक नहीं बनता है, क्योंकि अगर सभी बोल बोल करके कक्षा में पढ़ेंगे तो सभी एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन सभी अगर मन में पढ़ते हैं, मौन वाचन करते हैं, तो कोई भी किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं कि मौन वाचन के समय छात्र चिंतन भी कर सकता है। और अगला महत्व आप लिख सकते हैं कि मौन वाचन द्वारा स्वाध्याय की आदत पड़ती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप लिख सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 16 की, लोकोक्ति तथा मुहावरे में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला पॉइंट कि लोकोक्ति जो होता है वह वाक्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अगर मुहावरे की बात करें तो इसका अपना स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे कि मुहावरा स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, जबकि लोकोक्ति किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा आप लोग अंतर लिख सकते हैं कि लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय दोनों होता है, यानी कर्ता भी होता है और कर्म भी होता है। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहा जाता है, दोनों होते हैं। लेकिन अगर मुहावरे की बात की जाए तो इसमें उद्देश्य एवं विधेय नहीं होता है। ठीक है, बात करें तीसरे अंतर की, तो लोकोक्ति का जो आकार होता है वो बड़ा होता है, और मुहावरे का जो आकार होता है वो लोकोक्ति के तुलना में छोटा होता है। तो ये कुछ प्रमुख अंतर आप लिख सकते हैं। 17वां प्रश्न पूछा गया था, विस्मयादि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं वे विस्मयादि बोधक शब्द कहे जाते हैं, और इन शब्दों के बाद ही एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है, जो कि खड़ी पाई और उसके नीचे एक बिंदु लगा होता है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में। और साथ ही साथ उदाहरण भी आपसे पूछा गया था, अरे इसके बाद से विस्मयादि बोधक चिन्ह आप कौन हो, मतलब कि आप आश्चर्य से पूछ रहे हो, आपको आश्चर्य हो रहा है, अरे आप कौन हो, तो अरे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जा सकता है। दोस्तों, हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। आपको ये वीडियो अब तक का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप विगत 5 वर्षों में डीएलएड 3rd सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। 18वां यानी कि अंतिम प्रश्न पूछा गया था, मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब ये होता है कि जब कोई अपने विचारों को बोल करके अभिव्यक्त करता है तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। और इसके उद्देश्य के बारे में पूछा गया तो आप लिख सकते हैं कि बालकों में स्वाभाविक ढंग से वार्तालाप करने की क्षमता विकसित करना। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं कि छात्रों को मधुरतापूर्वक शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हुए बोलना सिखाना। तीसरा आप लोग लिख सकते हैं छात्रों को परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार शब्दों का चयन करना सिखाया जाना। और चौथा लिख सकते हैं बालकों को धारा प्रवाह एवं प्रभावशाली तरीके से बोलना सिखाना। इसके अलावा अगला आप लिख सकते हैं कि छात्रों को निसंकोच होकर के अपने विचार व्यक्त करने योग्य बनाना। ये मौखिक
अभिव्यक्ति के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। दोस्तों, पूरा पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।